आगे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं अस्तित्व में व्यवस्था पर। अस्तित्व का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा देखें, तो उसको भी ऐसे संधि विच्छेद करके देखें तो अस्ति प्लस त्व। अस्ति का मतलब है या होना, और त्व का मतलब उसका व्यवस्था में होना, परस्पर पूरकता में होना। तो जो कुछ भी है और उसके और वो व्यवस्था पूर्वक है, व्यवस्था में है, उसी के क्या कह रहे हैं? अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट करता है और जो हार्मनी में है। तो बट ज्यादा ठीक तो ये है अस्ति और त्व। जैसे मानव की होने की जो व्यवस्था है उसको क्या कहेंगे? मानवत्व। लोहे की जो होने की व्यवस्था है उसको क्या कहेंगे? लोहत्व। जैसे गाय का जो होनापन है उसको गायत्व। तो जब भी पीछे त्व लगता है उसका मतलब उसका जो व्यवस्था में होनापन है वो, मानव का जो व्यवस्था में होनापन है वो मानवत्व। ऐसे पूरे अस्तित्व में जो कुछ भी है, मतलब अस्तित्व शब्द नहीं बोलना चाहिए उसको परिभाषित करते वक्त, बट ये जो कुछ भी है वो व्यवस्था में है। सब ऐसे ही उथल पुथल नहीं है, कैओस नहीं है, अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ नियम पूर्वक है, व्यवस्थित है। तो ये जो पूरा है वो व्यवस्था में है, इसलिए अस्थि जो भी है मतलब वो सब व्यवस्था में है, उसका होनापन नियमों के तहत है। तो अस्तित्व, इसकी क्या व्यवस्था है उसको देखे तो हमने ये तो देख लिया कि 4 अवस्थाओं के रूप में पूरी प्रकृति तो सजी हुई है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ है जिसकी व्यवस्था को देखना पड़ेगा। तो पदार्थों को देख लिया, प्राण वनस्पति को देख लिया, जीवों को देख लिया, मानव को देख लिया, बचा क्या? तो आप देखेंगे कि कोई एक इकाई है, कोई एक यूनिट है, दूसरी यूनिट है, उन दोनों के बीच में क्या है? हवा है। हवा के भी बीच में क्या है? हवा के भी अणुओं के बीच में क्या है? हवा के भी आर पार क्या है? स्पेस। तो वो भी है। तो ये जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी यूनिट्स है, इकाई मतलब यूनिट, जो भी ये एक यूनिट है, वो एक यूनिट है, ऐसे। अब इसको तोड़ोगे तो इसके अंदर बहुत सारे अणु परमाणु है, वो सब यूनिट्स है, जिसको भी आप यूनिट मानना चाहे, जिस लेवल पे देखना चाहे। तो ये जितने भी यूनिट्स है वो सब शून्य में, यानी कि स्पेस में है। कल्पना में बैठ रहा है। जितने भी यूनिट्स है सब कहाँ है? स्पेस में। पूरी धरती कहाँ है? स्पेस में। धरती पे हम खड़े हैं, हम कहाँ है? स्पेस में। ये हवा का एक 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 अणु है, वो कहाँ है? आप जहां कहीं भी देखेंगे कोई भी अणु परमाणु होगा, अकेला होगा, स्पेस होगा ही होगा। तो जहां भी देखेंगे तो ये शून्य का और इकाइयों का सह अस्तित्व है, इनका साथ साथ होना है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, मैं ये कहूं कि इस वस्तु को स्पेस से बाहर या स्पेस से दूर करके दिखाइए, कर पाएंगे? इस वस्तु को कुछ भी करिए, कहां भी ले जाइए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, जो करना चाहे करिए, स्पेस से बाहर निकाल के दिखाइए। क्या क्या कर सकते हैं ये करने के लिए? कुछ कर सकते हैं तो सोचिए। कोई भी वस्तु है, जला देंगे तो इसके अणु परमाणु वो जल के अलग अलग बिखर जाएंगे, रहेंगे कहाँ? स्पेस में। है, नष्ट नहीं होगा और जाएगा भी कभी स्पेस से बाहर, जाएगा नहीं? जाएगा नहीं जाएगा। तो ये जो भी बनता है, टूटता है, जो कुछ भी होता है, बने रहता है, ये सारा किसमें होता है? स्पेस के सहअस्तित्व में, शून्य के सहअस्तित्व में। ये पूरी प्रकृति तो है, लेकिन पूरी प्रकृति किसमें है? स्पेस में है। इसी को क्या कहते हैं? सहअस्तित्व, को एग्जिस्टेंस दोनों का। तो पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को देखेंगे तो उसमें यूनिट्स है और स्पेस है, इकाइयां है और शून्य है। इकाइयां स्पेस में संपृक्त है, सबमर्ज्ड है,
संपृक्त या सबमर्ज्ड किसको कहेंगे? तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे हम हैं, आप अपने बारे सोचिए, स्पेस के अंदर डूबे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर नीचे आर पार जब चारों तरफ सब स्पेस ही स्पेस है, स्पेस में डूबे हुए हैं। आपके एकदम चारों तरफ भी स्पेस ही है, तो इससे घिरे हुए हैं। और आपके आर पार भी स्पेस है, नहीं है? है। तो आप स्पेस में भीगे हुए हैं, स्पेस से पूरे भीगे हुए हैं, यानी कि आपके आर पार भी स्पेस है। तो कोई भी यूनिट है, कोई भी इकाई है, उसके चारों ओर स्पेस है, वो पूरा स्पेस के अंदर ही है और उसके आर पार भी स्पेस है। तो इसी को क्या कहते हैं? वो उसमें एकदम संपृक्त है, उसी में सबमर्ज्ड है। तो हर एक इकाई, एक एक यूनिट शून्य में, स्पेस में संपृक्त है, सबमर्ज्ड है। और इनका जो सह अस्तित्व है, ये सिर्फ आज ही दिख रहा है या हर वक्त है? कोई ऐसा समय रहा होगा कि जब ये सह अस्तित्व नहीं होगा, कि कब कुछ स्पेस से बाहर भी रहा होगा? हो सकता है ऐसा? या अब कोई ऐसा समय आएगा कि अब कुछ चीजें स्पेस से बाहर निकल जाएगी? निकल के जाएगी भी कहाँ? स्पेस में ही तो रहेगी। तो ये जो को एग्जिस्टेंस है वो एवर प्रेजेंट, नित्य वर्तमान है, ये हर वक्त है। खाली स्थान बोलने से लगता है कि कुछ नहीं है, शून्य बोलने से या स्पेस बोलने से लगता है कि इट इज एन एंटिटी, कुछ तो है। खाली स्थान एक इनिशियल शब्द प्रयोग है, जहां आप ये समझने के लिए प्रयोग करते हैं कि भाई इन आप मेरे बीच में क्या है, तो हवा है, हवा भी निकाल दो तो क्या है, तो कुछ नहीं है। तो ये जो खाली स्थान है, बट खाली स्थान से सेंस ऐसा भी जाता है कि कुछ नहीं है। शून्य है, स्पेस है, ये बोलने से सेंस ये जाता है कि है। बट आप अब कविता ये भी बनाना चाहते हैं कि खाली स्थान भी है, तो भी ठीक है, वो भी कह सकते हैं। माइक में बोलिए। स्पेस में और एग्जिस्टेंस में हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? एग्जिस्टेंस वो है कि जिसमें स्पेस भी है, यूनिट्स भी है। यूनिट्स स्पेस में ही है। जी। यूनिट्स स्पेस में ही है, फिर फिर भी अस्तित्व हम उसको बोल रहे हैं जिसमें यूनिट्स भी है और स्पेस भी है। जी, यूनिट स्पेस में भी है, स्पेस में ही है, फिर भी स्पेस से यूनिट अलग है। हाँ, तो दोनों का सह अस्तित्व है, वही अस्तित्व है। मतलब वर्ड वाइज डिफरेंस नहीं हो पा रहा है अस्तित्व और स्पेस के अंदर। शब्दों में हम जी। कैसे डिफरेंस करेंगे? अस्तित्व को देखेंगे तो जो कुछ भी है और वो व्यवस्था में है। अब जो कुछ भी है में क्या है, तो उसके दो मेन भाग, एक शून्य है, एक इकाइयां हैं। इन दोनों की आपस में एक कोरिलेशन है, एक को एग्जिस्टेंस है, और वो व्यवस्था में है, व्यवस्था पूर्वक है। तो ये पूरे होने को एग्जिस्टेंस कहते हैं। एग्जिस्टेंस क्या है पूछेंगे तो स्पेस और यूनिट्स का सह अस्तित्व है। अस्तित्व क्या है? सह अस्तित्व है। स्पेस और यूनिट्स का, शून्य का और इकाइयों का। ठीक हो पाया? हाँ, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम जाते हैं, हाँ तो अस्तित्व ऊपर लिखा हुआ है, फिर उसको हमने दो में डिवाइड कर दिया, जी यानी कि दोनों मिला करके अस्तित्व है। जी। ऐसे ही। अस्तित्व का और सिंपल मतलब देखें। और फिर अस्तित्व सह अस्तित्व है, क्योंकि दोनों का दोनों सह इतने अस्तित्व भी है। अलग अलग नहीं है कि आप एकदम उसको वो कह सके कि अलग कर करके दोनों को रख सके। हाँ, तो दोनों है, बट दोनों का हर वक्त, हर जगह,
हर देश काल में सहअस्तित्व है। हाँ, वो अविभाज्य हैं। हाँ। समझने के लिए हम उसको अलग हाँ, अलग कर रहे हैं, बाकी समझने के लिए एक को अविभाज्य। यहाँ लिख दिया, एक को यहाँ लिख दिया। ठीक है। थोड़ा इन चीज़ों के बारे में और देखेंगे ना, कि जितनी भी यूनिट्स है, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो आकार में सीमित है। भाई कितनी भी बड़ी से बड़ी आप एंटिटी ले आओ, बट कुछ तो उसकी लिमिट है आकार की। ये है उसकी इतनी लिमिट है, इतने ही आकार में है, ये यहाँ है, यहाँ थोड़ी है, तो एक लिमिट में वो है। धरती है इतनी बड़ी है, बट फिर भी एक लिमिट में है। सूरज है बहुत बड़ा है, फिर भी उसका एक सीमित आकार है। स्पेस का कोई सीमित आकार नहीं है। आप कह सकते हैं कि स्पेस इतना ही है, कहीं भी किसी भी जगह। सूरज और धरती के बीच तो इतना स्पेस है, वो तो नाप सकते हैं, तो कैसे असीम हो गया? नाप तो सकते हैं ना, मेरे और टेबल के बीच में इतना स्पेस है, तो असीम कैसे हो गया? लिमिटलेस कैसे हो गया? तो दो तीन लोगों ने बताया, एक आपने बताया, एक आपने बताया, आप भी शायद यही कह रहे हैं कि उसके बाद भी तो है, उसके आर पार भी तो है। तो हम भले देख रहे हैं डिस्टेंस के रूप में कि इतना, लेकिन फिर यहाँ से निकल के पीछे भी तो पूरा है, और यहाँ से भी तो है, ऊपर नीचे भी तो है। तो इसकी कहीं कोई सीमा बनाई जा सकती है? नहीं। तो स्पेस जो है वो असीम है, उसी को क्या कह रहे हैं? व्यापक है। क्रियाओं को देखेंगे, यूनिट्स को देखेंगे तो उसमें क्रियाएं दिखती हैं। कोई भी एंटिटी को देखेंगे तो उसके अंदर भी कोई ना कोई क्रिया चल रही है, वो बड़ी क्रिया, बड़ाई में भी कुछ क्रियाएं कर रही है। जैसे पेड़ है कुछ क्रिया करता है, जीव जानवर है कुछ क्रिया करते हैं, हम कुछ क्रिया करते हैं, ये कुछ क्रिया करता है। ये क्या क्रिया करता हूँ, इसको दबाता हूँ तो उसका जो सिस्टम बना हुआ है उससे सिग्नल जाता है, वो सब हम कर सकते हैं। बट ये जो बना हुआ है वो तो अपने आप है, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो रचना हुई है वो सब मिले हुए है। हमको लगता है ऐसे ही पड़ा है, बट उसके अंदर भी तो कुछ हो रहा है। टेबल ऐसे ही पड़ा है, लेकिन इसके अंदर भी तो क्रिया है, नहीं है? माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे बहुत हाई वाला, तो दिखेगा कुछ। तो ये जितनी भी इकाइयां हैं वो खुद क्रिया है, और कुछ कुछ क्रियाएं करती भी रहती है बाहर, क्रियाशील भी है। स्पेस में देखेंगे तो हमने लिख तो दिया है कि क्रिया शून्य है, बट आप भी उसको थोड़ा कोशिश करिए देखने का। स्पेस कोई क्रिया करता है? ये नहीं करता है। छोटे से छोटा भी जो अणु है, परमाणु है, उसके अंदर भी क्रिया है। बड़े से बड़ी एंटिटी जो है सूरज है, उस सूरज से भी बड़े तारे हैं, उसमें भी क्रियाएं है। सूरज के अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम है वो भी क्रिया है। स्पेस में कोई क्रिया है? गर्म करता है, एक तो गर्मी वाला भाग है, ये कह रहे? वो स्पेस के फैब्रिक को कोई भी भारी चीज जो कर्व करती है, वो तो आइंस्टाइन दादा कह के गए हैं। दादा, हाँ, वो उन्हीं का ही। वो वाले स्पेस की हम थोड़ी ना बात कर रहे हैं, वो वाला स्पेस थोड़ी ना बोल रहे हैं। उस पर भी बात करते हैं, बट ये वाला जो स्पेस आप बता रहे हैं ना, वो एक थियरी है, और उसमें उसको भी पूरा विज्ञान थोड़ी ना स्वीकार रहा है। आज के दिन भी बहुत सारे उसके खिलाफ भी बहुत लोग हैं। तो वो तो एक तरह की मान्यता है जिससे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो वाला तो बात हम नहीं करते अभी तो, है ना, वो फिजिक्स का जो थियरी चलता है वो। बट अभी तो जिसको हम वाकई में जिसको स्पेस रूप में देख पाते हैं, जब अभी देख पाते का मतलब एक अनुमान लगा पाते हैं जिसका, वो कोई क्रिया कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम लिख तो दे रहे हैं यहाँ कि वो क्रिया शून्य है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसको देख पाना। और अल्टीमेट मुद्दा है। क्या इस पर भी सोचते रहिए, है ना। अब हम इन चीजों के बारे 3 और प्रस्ताव रख रहे हैं। ये जो सहअस्तित्व है इकाई का और शून्य का, स्पेस का और यूनिट्स का, उसके बारे में 3 और प्रस्ताव रख रहे हैं। पहला प्रस्ताव, ये जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो शून्य के सहअस्तित्व में होने मात्र से ऊर्जित है। जो अभी आप पूछ रहे थे, ये ऊर्जा कहाँ से आती है। तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी ऊर्जा कहाँ से आती है। तो हर इकाई की जो क्रिया है, जो छोटी से छोटी भी क्रिया है, वो शून्य में, शून्य के सहअस्तित्व में होने मात्र से ऊर्जित है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि शून्य इसको ऊर्जा दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि शून्य इसको चला रहा है, क्योंकि शून्य कोई क्रिया नहीं कर रहा है। प्रस्ताव रूप में कह रहे हैं। मेरे लिए भी ये प्रस्ताव है, क्योंकि मैं भी इन चीजों को जांचने देख लिया है, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो क्रिया शून्य है, ये जो शून्य है, स्पेस है, उसमें होने मात्र से क्रिया होती है। उसमें होने मात्र से हर एंटिटी, हर इकाई क्रियाशील है, ऊर्जाशील है, ऊर्जित है। कितना ही तर्क को फैलाएं, कितना ही अनुमान को बढ़ाते हैं, तब भी हम इसको देख नहीं पाते हैं। नहीं पाते ना। तो इसको अभी तक तो मानने में ही जाएगा। वही ऐसा ही जाएगा। ये जो ऊपर के बॉक्स खाली छोड़े ना, ऊपर के माले भरने पड़ेंगे उसके लिए। हाँ, अनुभव के बिना संभव नहीं। बट अभी आपके सामने एक पूरी बात को रख देने के आशय से इस बात को भी रख दे रहे हैं ना, ताकि ये ना रहे कि अधूरी बात करके छोड़ दिया। आप कहेंगे हमने थोड़ी कहा था ये स्लाइड चलाओ। बट इसके बगैर पूरी बात ठीक से कनेक्ट नहीं होती। आगे चल के गैप बना रहता है बहुत बड़ा। तो एक प्रस्ताव हम ये रख रहे हैं कि शून्य के सहअस्तित्व में, शून्य में होने मात्र से हर इकाई, हर यूनिट ऊर्जित है। अगेन मैं ये कह दूं, शून्य उसको ऊर्जा दे नहीं रहा है, शून्य उसको चला नहीं रहा है, शून्य ऐसी क्रिया कर रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्रिया शून्य है, बट उसके होने मात्र से, उसमें होने मात्र से वो ऊर्जा है, हर इकाई ऊर्जित है। दूसरा, शून्य के सहअस्तित्व में हर इकाई नियंत्रित है, स्वयं में व्यवस्थित है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनमें तो कोई समझदारी है नहीं, तो कैसे एक ही जगह घूम लेते हैं, रह लेते हैं। कैसे हाइड्रोजन को समझ में आता है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाना है। ये कैसे का कोई उत्तर नहीं है, बस एक ही उत्तर है कि शून्य के सहअस्तित्व में ये नियंत्रण, ये व्यवस्था है। क्योंकि एक एक अणु परमाणु, एक एक परमाणु का भी अंश शून्य के सहअस्तित्व में है, तो उस शून्य के सहअस्तित्व में होने मात्र से वो नियंत्रित है और व्यवस्थित है। धरती क्यों ऐसे ही घूमे जा रही है, तो क्यों घूमे जा रही है उसका आप
ये घूम रही है, इसके बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं। इस पथ पर घूम रही है, इतना फोर्स सूरज खींच रहा है, इतनी स्पीड से जा रही है, इसलिए वो जीरो हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, 90 डिग्री पे दो फोर्स मिल रहे हैं। तो सारी थियरी है, जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे उनका, है ना। इसलिए धरती घूम रही है। बट ऐसे ही क्यों घूम रही है, इतनी स्पीड से क्यों चल रही है, ताकि वो जीरो हो जाए। तो वो सारी थियरी इसका उत्तर नहीं दे सकती। उसका उत्तर तो यही है कि शून्य के सहअस्तित्व में यह नियंत्रण है, यह व्यवस्था है। और तीसरा प्रस्ताव हम ये रखते हैं कि शून्य के सहअस्तित्व में हर इकाई दूसरी इकाई के साथ में परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। इस तरह से वो बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। थोड़ा बड़ा वाक्य है, इसको थोड़ा आराम से देखते हैं। तो पहला, शून्य के सहअस्तित्व में एक दूसरे को पहचानती है, उसके साथ पहचान कर निर्वाह करती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक दूसरे को पहचान के निर्वाह करके पानी बनाते हैं। तो पानी अपने आप में एक व्यवस्था है, क्योंकि उसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन व्यवस्थित ढंग से जुड़े हुए हैं। तो पानी अपने आप में एक व्यवस्था है। तो पूरी धरती की जो व्यवस्था है उसके अंदर पानी भागीदार है। हर इकाई खुद व्यवस्थित है, बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। किडनी को देखेंगे तो खुद व्यवस्थित है, पूरे शरीर की व्यवस्था में भागीदार है। हार्ट को देखेंगे तो खुद व्यवस्थित है, बड़ी व्यवस्था में, शरीर की व्यवस्था में भागीदार है। हम भी देखें अपने होने को, हम भी शून्य के सहअस्तित्व में है, ऊर्जित है, निरंतर ऊर्जित है। क्योंकि कितनी भी कल्पनाशीलता चला ले थकते नहीं हैं, कितने भी विचार कर ले थकते नहीं हैं। यदि विचारों को अननेसेसरीली ब्रेन पे इम्पोज कर रहे हैं तो एक समय बाद सर दुखेगा, बट विचार नहीं थकेंगे। तो हम भी शून्य के सहअस्तित्व में है, तो हम भी निरंतर ऊर्जित है। हम शून्य के सहअस्तित्व में है तो हम भी स्वयं में नियंत्रित और स्वयं में व्यवस्थित होने की क्षमता के साथ है, यदि हम अपने सही स्वरूप को और अपने शून्य के सहअस्तित्व में होने को जान ले। तो हम भी शून्य के सहअस्तित्व में है और एक दूसरे की परस्परता को पहचान कर निर्वाह करते हैं। तो वैसे हम भी खुद अच्छा जी सकते हैं, परिवार की व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। मैं अपने में व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था में भागीदार, मेरा परिवार अपने आप में व्यवस्था, समाज की व्यवस्था में भागीदार, और ये पूरा समाज यानी पूरे मानव समाज, पूरी मानव जाति अपने आप में व्यवस्था और धरती की व्यवस्था में भागीदार। धरती अपने में व्यवस्था और सौर मंडल की व्यवस्था में भागीदार, सौर मंडल अपने में व्यवस्था और गैलेक्सी की व्यवस्था में भागीदार, गैलेक्सी अपने में व्यवस्था और पूरे में भागीदार। तो एक छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेकर के खुद व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदार, अल्टीमेट लेवल तक, उस बीच में हम भी आ गए। तो हमारा होना भी इसी सहअस्तित्व में है। हमको भी यही समझना है, यही जीना है, अपने जीने का मॉडल भी इसी से निकलता है। इस पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कोई प्रश्न नहीं होंगे। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं, मुझसे भी पूछेंगे कि ये सब समझ लिया क्या, तो कहूंगा विचारों में ठीक बैठ गया है, ऐसा 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 है। उसके आधार पर लॉजिक भी ठीक चल लेते हैं थोड़े बहुत। तो आप कुछ पूछेंगे तो आपको उत्तर तो दे दूंगा, बट ये सब देख लिया है क्या, नहीं, बहुत बार, बहुत दूर है अभी ये जगह, बट बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात एक पूरी हो जाए, और सबसे कोर भाग यही है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक शून्य है, व्यापक है, उसके साथ इकाइयां हैं।
इकाइयों के होने की व्यवस्था को देखेंगे तो ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था वहां से दिखती है। प्रकृति में भी मेन दो कैटेगरी हम बनाते हैं, एक जड़, एक चैतन्य। हमने यहाँ से देखना शुरू किया था, ये जड़ से बना हुआ है, ये चैतन्य यूनिट है। तो ये जितनी भी यूनिट्स है उसमें कुछ अणु परमाणु ऐसे है जो कि जड़ है, कुछ एंटिटी ऐसी है जो चैतन्य है। जड़ को देखेंगे तो जड़ में पहले सारे कुछ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिलके परमाणु बनाते हैं। परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। अणुओं से कुछ रचना बनती है, जैसे ये एक है, ये सारा जितना भी दिख रहा है अणुओं की तो रचना है। अणु रचना भी आगे चल के कैसे, कोई पिंड मतलब कोई बड़ा एक वस्तु बनती है, या फिर कोई लिक्विड बनता है, कोई रस बनता है। इतने को क्या कहते हैं? पदार्थ अवस्था। ये पूरे पदार्थ अवस्था के होने का या उसके डेवलप होने का एक क्रम है। परमाणु बने, परमाणु मिलके अणु, अणु रचित रचना, उससे पिंड और रस। ये रस जो है उसमें वायु का भी, प्राण वायु का भी आवागमन शुरू होता है। तो ये क्या बन जाती है? प्राण कोशा। प्राण कोशा मतलब सेल, कोशिकाएं। ये प्राण कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनते हैं? पेड़ पौधे। इन्हीं प्राण कोशिकाओं से मिलके पेड़ पौधों के बाद कुछ विकास होना शुरू हुआ तो छोटे छोटे जीव शरीर बनना शुरू होते हैं। पहले कोई ऐसे जीव बनते हैं जो पूरा ऐसे फैले हुए ही है और पानी में तैरते हैं। फिर कोई एक दो हाथ बनते हैं। फिर मछलियों जैसे ऐसे दो पंख जैसा मछलियों का होता है। पंख नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? हाँ, क्या? फिन्स। अच्छा, फिर धीरे धीरे उसके शरीर भी डेवलप होते जाते हैं। फिर चार मतलब जमीन पे आ जाए, फिर पंख आ जाए, उड़ने लगे। जमीन पे चलने वाले भी पहले चार पैर पे चलने लगे। फिर कोई ऐसे बने कि जो कभी कभी दो पैर पे खड़े हो पाए। उसमें कहीं डेवलप होते होते मानव शरीर बना, कि जिसका ब्रेन सबसे ज़्यादा विकसित है, जो शरीर का मैक्सिमम फाइन मूवमेंट कर सकता है। हम जितना उंगलियों को इतना एकदम हिला सकते हैं, इतना बाकी जीव शायद ही कोई हिला पाए। बहुत सारे जीवों की तो उंगलियां ही नहीं है, जिनकी है भी उनकी हमारे जितनी फाइन मूवमेंट नहीं हो पाती। तो ये सबसे विकसित प्राण अवस्था की सबसे विकसित इकाई के रूप में क्या बना? ये हमको मानव शरीर मिला। तो ये पूरा क्या है? प्राण अवस्था। ये जो जीव शरीर बना उसके अंदर जब ये चैतन्य का सहअस्तित्व हुआ तो क्या बना? जीव अवस्था। जैसे शेर है, शेर का शरीर बन गया, उसके अंदर एक चैतन्य ने प्रवेश करके उसको चलाना शुरू किया, तो शेर को हम जीव अवस्था के एक एंटिटी के रूप में पहचानते हैं। गाय का शरीर बना, उसके अंदर चैतन्य का एंट्री हुआ, तो ऐसे पूरी देखेंगे तो पूरी जीव अवस्था बनी। और ये जो मानव शरीर बना उसमें भी चैतन्य रूप में हम है ही, तो हम क्या है? ज्ञान अवस्था। तो यहाँ परमाणु से शुरू करके यहाँ तक की रचना हुई। हमको ये सबसे बेस्ट चीज मिली प्रकृति ने अब तक बनाई हुई। पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था के पूरा विकास हो गया। जो हाईएस्ट लेवल की जो चीज मिली वो ये शरीर है। मतलब इससे बेहतर वस्तु और कोई ढूंढ के दिखा दो, नहीं। और कोई भी शरीर जीव का इतना हमारे जितना एक्यूरेट नहीं है। किन्हीं किन्हीं बातों में हमसे ज्यादा ताकतवर है। पर्टिकुलरिटी में आप देखेंगे तो कोई कोई चीजें में हमसे ज्यादा एक्टिव है, बट ओवरऑल जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इस शरीर की है, इतनी ओवरऑल एफिशिएंसी किसी की नहीं दिखेगी। कोई ही होगा जो कोई एक काम करने में बहुत हमसे ज्यादा ठीक कर पाता होगा, उसका शरीर किसी एक तरह में हमसे ज्यादा ठीक कर पाता होगा। किसी की आंखें हमसे ज्यादा तेज है, किसी के कान हमसे ज्यादा तेज है, किसी की नाक हमसे ज्यादा तेज है, लेकिन सब जरूरत के हिसाब से सेटलमेंट हो गया, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। वो इस शरीर में दिखता है, मानव शरीर में। इसको हमने चलाना शुरू किया तो ज्ञान अवस्था। यहां तक का काम पूरा हो चुका है, इतना काम प्रकृति ने कर दिया है।
आपने मैंने थोड़ी न किया है, ये सब हुआ है। अब यहाँ बाकी क्या बचा है, इसको ज्ञान मिल जाए, ये निश्चित मानवीय आचरण से जीने लगे, इतना काम बस बाकी है। तो जो हम एक दो बार बीच में बोलते हैं कि ये कई करोड़ों सालों की यात्रा के बाद यहाँ तक हम पहुँचे हैं और इतना छोटा सा काम बाकी बचा है, वो इस पूरे चार्ट को देख के आपको समझ में आ रहा होगा। अस्तित्व तो पूरा है ही, ये धरती को देखेंगे तो कई करोड़ वर्ष की मेहनत के बाद ये सब सेटलमेंट होके यहाँ तक पहुँचे हैं। बीच में कितने एक्सपेरिमेंट हो गए उसके, कितने सारे एक्सपेरिमेंट फेल गए। एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे उसको, सब सेटलमेंट हो रहा था, तैयारी हो रही थी कि हम आ सके। हमारे स्वागत के लिए इतनी तैयारी करके रखी थी, हमने आके सब तहस नहस करना शुरू कर दिया है। तो इतनी सारी मेहनत ये जो यहाँ तक पहुँचने में की, और हमको बस अभी इतना ही करना शेष है कि इस पूरी बात को समझ ले, उसमें ठीक जीना शुरू कर दे। ये जो सारे चक्र लगे हैं गोल गोल, इनका मतलब ये है कि ये है जो चक्रियता है। जहाँ चक्र नहीं है वो एक स्टेप आगे बढ़ गए, अब रिटर्न नहीं आ सकते वहां से। जैसे प्राण का हमने देखा ना कि इसको काट दोगे तो वापस पदार्थ बन जाएगा। मानव शरीर, जीव शरीर में भी चैतन्य निकल जाएगा तो ये वापस जो था वही हो जाएगा। ऐसे ये जो पिंड बने हैं तोड़ फोड़ के वापस यहाँ लाया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ चक्र बनाए हैं उसका मतलब क्या है, वापस हो सकता, साइक्लिक हो सकता है। ये एक लाइन बीच में बोल दूं क्या? हाँ हाँ। कि जैसे ये जो बताया ना, परमाणु से लेके यहाँ तक जो यात्रा है, तो ये कितनी लंबी, थोड़ा सा दो लाइन मेरे पास आई अच्छी। तो नेचर टुक 400 मिलियन ईयर्स टू बिल्ड सस्टेनेबल फूड चेन। मेहनत तो करनी पड़ेगी सबको, पर अनिश्चितता नहीं रहेगी, अस्थिरता नहीं रहेगी। क्या होगा, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, जिंदगी में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जिंदगी चल पाएगी नहीं चल पाएगी। स्थिरता और निश्चितता जैसी वंदन के दिखती है ना बातचीत में, को हड़बड़ाहट नहीं, घबराहट नहीं, कुछ नहीं, है ना। लड़कियों ने बुकिंग कैंसिल कर दी फिर भी उसे कोई चिंता नहीं, सब हो जाएगा। समझदार है तो अब समझदार को समझदार मिल जाएगी कोई, है ना। तो ऐसे में ढूंढनी पड़ेगी पर। हाँ, नहीं वो बार बार मुझे याद दिलाता रहता भी आप भी ढूंढो, आप खाली बोल तो देते हो, ढूंढ नहीं रहे हो। नहीं, कोई समझदार भी ढूंढ रही होगी ना, वंदन भैया को चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं हो जाएगा। नहीं मेरे है, किसी को तो हम दोनों का मिलन करवाना चित्रण में है। मैं वंदन भैया हम समझ रहे हैं, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। नहीं, कुछ क्या समझदार मेरे है चित्रण में, लेकिन क्या मैंने कहा अगर वो शादी हो जाएगी तो ये तो वहां ले जाएगा गुजरात। नहीं भाई साहब, ज्यादा समझदार की जरूरत भी नहीं है, नहीं भी होंगे तो वंदन भैया के साथ रह के हो जाएंगे। आप मेरी तो शादी यहाँ होगी तो बार बार आता होगा ना यहाँ। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि हमको तो यहाँ टीम बनाने की, यहाँ कुछ करके दिखाएं कि अभी 57 हो गए शरीर यात्रा की, अब उल्टी गिनती चल रही है, 13 साल बचे हैं, 70 के बाद तो शरीर भागदौड़ कम कर पाता है, तो 13 साल के हिसाब से कुछ करके दिखाना है। तो यहाँ पे लोगों को समझदार बनाना, तो बार बार शिविर अब यहाँ करवा रहे हैं। हमारे इस धरती पे आने के पहले एंथ्रोपोलॉजी साइंस का एक सेक्शन है जो ये शोध कर रही भी आदमी कब आया इस धरती पे, है ना। 2 लाख साल पहले मानते हैं, तो 2 लाख साल पहले ये सारा काम हो गया था जो पीले में है ना। तो जिसकी ये तड़फ है उसको पूर्णता तक ले जाने में जो भूमिका बनेगी हम सब मिलके करेंगे, हो जाएगा। चलो ठीक है, इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं, इसके बाद करके दिखाना है ना। तो अब समराइजेशन बाकी रहा एक, और दूसरा कि अब ये पूरा शिविर सुनने के बाद हमको करना क्या है।